अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 110 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का पेज 843 पे आ जाएं जी। यहाँ तक तो मामलात क्लियर हो गए थे, 843 पेज तक। इन्वेंट्रीज पे आ जाएं। इन्वेंट्रीज एंड नॉन करंट एसेट्स। जी बच्चों, हाँ क्या पूछना? पता नहीं, वो स्टूडेंट उसके बाद मुझे नज़र नहीं आया। कोई बात नहीं, सादा सी बात है, हमने कर ली है जी। प्लीज़ प्लीज़ देखें, अगर इन्वेंट्री ख़रीदी जाए इनिशियली तो अपनी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है ना, जिसको हम कॉस्ट कहते हैं। और अगर कोई हमें वो मुफ्त में दे जाए तो हम उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और उसको भी रिकॉर्ड फेयर वैल्यू पे ही करते हैं। यही सीखा हुआ है। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में नॉर्मल यही है, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लेकिन एक स्पेसिफिक केस इन्होंने दे दिया कि अगर आपके पास कोई ऐसी इन्वेंट्री पड़ी है जिस इन्वेंट्री को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज, या तो आपने उसको इसलिए रखा हुआ है कि आप उसको मुफ्त बांटेंगे या थोड़े से पैसे मतलब नॉमिनल से लेकर देंगे लोगों में, ठीक है, या आपने उसको रखा हुआ है हेल्ड फॉर कंजम्पशन, यूज़ होगी वो किस चीज़ में, इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज। या तो वो इन्वेंट्री आइटम ऐसा है, यार पॉज कीजिएगा। अच्छा जी, अर्ज मैं ये कर रहा हूँ कि आपने इन्वेंट्री रखी हुई है, होल्ड की हुई है, किस लिए कि आप वो मुफ्त बांटेंगे या नॉमिनल चार्जेस लेकर बांटेंगे, या उस चीज़ ने इस्तेमाल होना है और फिर ऐसी चीज़ बननी है जिसमें मुफ्त बांटना है या लोअर मतलब थोड़ी नॉमिनल वैल्यू के ऊपर बांटना है। तो ऐसी इन्वेंट्री के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ उन्होंने कहा कि उसको आपने रखना है लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल हमने कर ली थी, बस इसको इस हद तक ही करना है। अगर ये है चाहे नहीं है एग्जामिनेबल, MCQs की हद तक हमने इस बात को समझ लिया, ठीक है। अच्छा यार, अब आप लोग एक तो टाइम पे आते नहीं हो, फिर ऐसी हरकतें भी कर जाते हो, हमारी क्लास डिस्टर्ब होती है। अपना बैग उठाओ और पीछे चले जाओ, यहाँ बच्चों को ना बिठाना, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा जी, डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में, जल्दी करें अब्दुल्ला। आज के बाद आप लेट ना आइएगा। कहते हैं आज के बाद बचा क्या है? हाँ बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठ जाओ अब्दुल्ला, इधर ही बैठ जाओ साथ इसके, अहमद के। अच्छा जी, उसके बाद कलेक्शंस हैं। कलेक्शंस के बारे में लंबी चौड़ी कहानी, कितने बच्चे पढ़ के आए हैं ये बाकी सारा मुझे ज़रा बता तो दें, कम से कम पता तो हो मुझे। अच्छा, कलेक्शंस के बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी हुई थी, मतलब यहाँ तक भी एक जगह तो लिखा हुआ था कि ये रिक्वायर्ड भी नहीं है इसकी रिकॉर्डिंग, लेकिन साथ ही लिखा हुआ था प्रिक्लूडेड नहीं है, मतलब रोक नहीं है, यहाँ कहीं लिखा हुआ था ये कि ऑल्दो कैपिटलाइजेशन को मना नहीं किया गया लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आपके लिए ये बात भी बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तक इतनी सी है, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है, सारी बात के अंदर बात सिर्फ इतनी सी है जो आपने ध्यान में रखनी है अपने सवालों के हिसाब से। अगर कोई कलेक्शन आ जाए तो उसको शो करना है आपने सेपरेटली नॉन करंट एसेट्स में, और उसको डेप्रीशिएट नहीं करना। तो ये बस वंस रीड ऑनली था जो आपने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा और इसके अलावा कोई बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है जी, ठीक है। ये बात बस लिख ली होगी आपने, मुझे उम्मीद है अभी तक आप लिख भी चुके होंगे ये बात। साथ देर नहीं लगाते आप ऐसी बातें लिखने में, ठीक है ना जी। अब बोलना पड़ा है, मतलब खुद से पता नहीं है कि ऐसी बात छोटी सी लिख लेते हैं कि पूरा सफ़ा एक तरफ है और एक तरफ बस इतनी सी बात याद रखनी है, लेकिन वो पढ़ने के बाद सारा पढ़ लिया अगर आपने तो, ठीक है। शोन सेपरेटली नॉन करंट एसेट्स और डू नॉट डेप्रीशिएट। Show separately non-current assets and do not depreciate. और अब्दुल्ला क्या हाल है? अच्छा जी, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है जी? कहता है जी टेंजिबल एसेट्स हैं जो ये क्राइटेरिया मीट करें, दैट मीट फॉलोइंग क्राइटेरिया। अच्छा, और यार ये क्राइटेरिया हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, IS 16 जब पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इसका क्राइटेरिया क्या है। वो कहते हैं कि जी इसका यूजेस जब मैंने कहा था किस लिए यूज़ करते हैं जी,
कि जी आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज़ कर लेते हैं, आपने ये पीपीई जो होता है पीपीई को रखा होता है ताकि आप इसको यूज़ करके प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकें और सर्विसेज भी कर सकें। यानी कि आप अगर सफाई करने वाली कंपनी है तो आपके पास सफाई वाला इक्विपमेंट है, ये आपका पीपीई है, लेकिन इससे आप गुड्स नहीं प्रोड्यूस करके दे रहे बल्कि सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में यूज़ करें या एडमिन पर्पस के लिए यूज़ करें, तो वो आप I16 ने कहा था ये आपका पीपीई है। इधर भी वही बात ही हो रही है क्या कि ये अगर हेल्ड फॉर यूज़ है। अच्छा, मेन बात इतनी सी है, अगर ये हेल्ड फॉर यूज़ है किस लिए इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर, डेवलपमेंट ऑफ अदर टेंजिबल एसेट्स। क्या मतलब, आपने एक वेल्डिंग प्लांट रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि आपके दूसरे जो एसेट्स हैं जो उनमें कभी मसला आ जाए रिपेयर करने के लिए आप उसे यूज़ कर लेते हो। तो वो वेल्डिंग प्लांट आपने बेचने के लिए तो नहीं रखा हुआ। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने जनरेटर रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको चलाकर उस बिल्डिंग में यूज़ कर लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन वगैरह उसमें ऐड कर रहे होते हैं। जो मतलब आपका ये एसेट आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ में है या प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स में यूज़ हो रहा है, या इसको आपने अपने दूसरे एसेट्स के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है जी, टेंजिबल करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्लासीफाई होता है। ठीक है, और कह रहा है जी इसका दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दे हैव बीन एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड विद इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज्ड ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस। लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है, उसको बेच नहीं देना लाइक इन्वेंट्री। ठीक है, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करने की नीयत है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहलाता है। एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल के लिए नहीं रखा हुआ। नॉट हेल्ड एज पार्ट ऑफ कलेक्शन नहीं है। तो ये एक बार रीड करना था आपको, बस इससे अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मेजरमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड एसेट, मैंने कहा था एज अ डोनेशन आपको एसेट मिल जाए तो उसकी क्या एंट्री करोगे, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, बताया हुआ आपको। एक आया भी था हमारा मेडिकल इक्विपमेंट, सवाल के अंदर लिखा हुआ था मेडिकल इक्विपमेंट कंट्रीब्यूट हो गया, तो मैंने कहा था उसकी एंट्री क्या करो, मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। ठीक है, और फिर जैसे जैसे वो फर्नीचर था, आई थिंक हमारा नहीं इक्विपमेंट ही था, फर्नीचर इक्विपमेंट, ये मेडिकल इक्विपमेंट ही था। वो मेडिकल इक्विपमेंट जैसे जैसे डेप्रिशिएट होता जाएगा इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो उसूल सिर्फ इतना सा था क्या हाईलाइट करने वाली बात, अ कॉन्ट्रीब्यूटेड एसेट वुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। बस बाकी बातें तो अंग्रेजियां हैं, ठीक है, वो भी पढ़ा देता हूं। लेकिन एक सवाल हमने अब कल देखा, ठीक है, उसके अंदर क्या कहता था वो, ये था एज़टेक स्पोर्ट्स क्लब वॉज फॉर्म्ड इन जनवरी 21, हम 22 में खड़े थे, पिछले साल पहले दिन ये बना था। व्हेन अ फाउंडिंग मेंबर सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 4,00,000 फॉर द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्पोर्ट्स फॉर 1000 ओनली। ठीक है, अगली फिर इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है, अब ये जहन के अंदर रख लेना। अब यहाँ पे हमने क्या बात पढ़ी है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटेड एसेट होगा उसको किस पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू पे। उसके बाद फिर हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी, और वो चीज़ क्या पढ़ी थी, अगर कॉन्ट्रीब्यूटेड एसेट है, यानी अगर तो कंट्रीब्यूशन है जिससे आपने एसेट खरीदा या खुद एसेट ही कंट्रीब्यूट कर दिया किसी ने, और वो एसेट कौन सा है, नॉन डेप्रिशिएबल, तो उसको क्या करो, रिकॉर्ड कर लो एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट, यानी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू, मैंने लिखा था जनरल फंड, ठीक है, इसकी बजाय फंड्स लिख ले तो बेहतर है, डायरेक्टली क्रेडिटेड टू फंड्स। इसको अलग भी, वैसे जनरल फंड में भी फेंक सकते हैं लेकिन अलग रखेंगे हम, ठीक है ना। ये अब थोड़ा सा फ़र्क है गवर्नमेंट ग्रांट से, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर क्या कहा था हमने कि अगर आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट भी मिल जाए तो उसको लायबिलिटी ही बनाओ उस ग्रांट को, और देखो उसके साथ कोई डेप्रिशिएबल एसेट रिलेट कर रहा है तो उस ग्रांट को भी आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते जाओ जैसे जैसे वो एसेट डेप्रिशिएट हो। और अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट रिलेट नहीं करता तो फिर देखो कौन सी कंडीशन लगी हुई है, जैसे जैसे वो कंडीशन मीट होती जाए वैसे वैसे उसे इनकम बनाते जाओ। ये हमने IAS 20 में पढ़ा था। यहाँ पे उसने कह दिया कि इधर देखो, यहाँ पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO ने बताया है कि कंट्रीब्यूशन को कैसे रेवेन्यू बनाना है, कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग कैसे हो। तो यहाँ पे उसने बोला
इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट। ये कहता है कि इसको लायबिलिटी न बनाओ, इसको डायरेक्ट इंक्रीज कर लो नेट एसेट्स में। इनकम में नहीं लेके जाना, इनकम में नहीं है, किसी एक साल की इनकम तो नहीं है, कई साल इससे फ़ायदा आना है, ठीक है। लेकिन चूंकि कोई ऐसी बेसिस नहीं है हमारे पास साथ में मौजूद जिसकी साथ साथ मिलाकर इसको भी हम इनकम बनाएं, तो कहता है कि जी जिस दिन ये आपको कंट्रीब्यूटेड एसेट मिल जाए या पैसे मिलें जिससे आपने एसेट खरीदा और वो एसेट नॉन डेप्रिशिएबल हो, तो उसको डायरेक्टली क्या कर लो, फंड्स का पार्ट बना लो, ठीक है। मतलब आ तो गया ना, लैंड तो डेबिट हो गया, क्रेडिट किसको करो, लायबिलिटी कर दो और फिर इनकम बनाओ। कहता है ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लैंड ने डेप्रिशिएट होना नहीं है, तो क्या कर दो, लैंड डेबिट करो और फंड को ही क्रेडिट कर दो, बस। अब लैंड भी नज़र आता रहेगा, फंड भी नज़र आता रहेगा, और जब कभी लैंड बेच देना किताबों से निकल जाए तो ये फंड भी निकाल के फिर उस वक्त बेशक बना लेना। फिर जी इसका अपना नाम लिख देना ना, जो मतलब नॉर्मली वैसे डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लैंड ही होता है, तो आप यूँ कह लें लैंड का फंड अलग से आने लग जाएगा, यानी अलग एक कॉलम नज़र आने लग जाएगा। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट अगर है उसके मद में कोई डोनेशन, कोई फंडिंग मिली है या वो एसेट ही मिल गया है, तो उसका नेट एसेट्स में अलग से कॉलम बना लेना है आपने। मैं अभी दिखा भी देता हूँ, ठीक है, सही है। तो ये बात जहन में रखते हुए हम इधर आए, हमने कहा जी दो बातें हो गई। अब पहली बात अगर कोई बंदा हमें एसेट ही कंट्रीब्यूट कर दे तो हमने उसकी एंट्री करनी होती है एसेट डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, यानी कि एसेट को रिकॉर्ड किस पे करना है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, फेयर वैल्यू। लेकिन अगर यही एसेट डेप्रिशिएबल ना हो बल्कि नॉन डेप्रिशिएबल हो जाए, तो फिर डेफर्ड कंट्रीब्यूशन की बजाय आपको डायरेक्ट इसको इक्विटी उसमें फंड्स में डाल देना है। नाम इसका जो भी लिख लो, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट फंड लिख लो, लैंड फंड लिख दो, ठीक है, उसमें फेंक देना, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब अगर किसी ने आपको कोई एसेट दिया, लेट्स से हम अपनी एग्जांपल ही वही देखते हैं, लैंड था, ठीक है, वो लैंड दिया आपको 100 रुपये का, ये उसकी क्या है, फेयर वैल्यू। आपने उसके लिए 1 रुपया नहीं दिया, तो ये सारे का सारा क्या है, वैसे तो कंट्रीब्यूशन था, लेकिन चूंकि नॉन डेप्रिशिएबल है तो आपने इसको किस में फेंक दिया, फंड में। और अगर आपने इसके लिए कुछ पैसे दे दिए हैं तो बाकी पैसे फिर किधर फेंक दो, ठीक है। अगर थोड़े से पैसे दिए हैं तो बाकी ज़्यादा सारे फंड में फेंक दो। मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मकसद सिर्फ ये है कि इसको रिकॉर्ड किस पे करना है आपने, फेयर वैल्यू। ये तो बात तय है, ये तो बात यहाँ लिखी हुई है, क्या कंट्रीब्यूटेड एसेट वुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फेयर वैल्यू ही नहीं देता, अब क्या करें, नहीं पता, तो जो अमाउंट दी है उसी पे रिकॉर्ड कर लो, ठीक है जी। लेकिन कैश तो पे नहीं ना किया, कैश तो आपने पे नहीं किया। अच्छा, लेट्स से कैश पे किया, कैश पे किया, अब कोई ग्रांट नहीं, ठीक है। और अगर कोई कैश पे नहीं किया, मुफ्त में आ गया है, तो यही ग्रांट बन गई, बिल्कुल उसी तरह से ही, ठीक है ना। लेकिन असल में बात यह है कि ये कहते हैं स्टैंडर्ड वाले, गवर्नमेंट ग्रांट में भी ये मसला था उससे, यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि यार पहली बात तो ये है एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, एसेट किस पे रिकॉर्ड करो, फेयर वैल्यू पे। और अगर कभी फेयर वैल्यू ना गिवन हो, वैसे ऐसा होता नहीं है, ये जो चीज़ें मिलती हैं इनकी फेयर वैल्यू होती ही है। मतलब लैंड आपको दिया गया है, उसकी फेयर वैल्यू होती ही है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो कहता है कोई ऐसी चीज़ आपको मिल गई जिसकी फेयर वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। एटम बम बनाने वाला प्लांट मिल गया आपको, वो भी बिकता ही नहीं है मार्केट में, फेयर वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो किसी नॉमिनल वैल्यू पे भी उसको रिकॉर्ड ज़रूर कर लो। कुछ पैसे दिए हैं तो उसी पे कर लो, नहीं दिए तो 1 रुपये पे भी कर लो, ताकि पता तो हो एक चीज़ है तो पड़ी। लैंड डेबिट फंड क्रेडिट अगर 1 रुपये से भी हो तो लैंड नज़र तो आ रहा है ना, फिर आगे तो एक्सप्लेन कर दोगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख कर कि जी इस पर कोई पैसे नहीं दिए हुए, लेकिन हम कंट्रोल पर्पज़ के लिए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। IAS 20 के अंदर भी यही बात है। लेकिन अगली बात मैंने यही कहा था, मतलब ना रिकॉर्ड करने से तो 1 रुपये पे रिकॉर्ड कर लो, 1 रुपया नॉमिनल सी चीज़ है, ऐसा होगा कभी नहीं। ये तो मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि देखो लैंड मुफ्त में भी देना गवर्नमेंट, तो ये चलान चलून ये वो चीज़ें थोड़ी बहुत पैसे लग ही जाते हैं जी, ये फ़लाँ फ़ीस जमा कराएं, फ़लाँ फ़ीस जमा कराएं और फिर ये अलॉट हो जाएगा, अलॉटमेंट की फ़ीस, ये थोड़ी बहुत नॉमिनल अमाउंट होती ज़रूर है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन को उसी पे रिकॉर्ड कर लें आप, इसलिए कर लें ताकि पता रहे कि एक चीज़ पड़ी है हमारे पास।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली जो भी चीज़ आपको मिलती है वो फेयर वैल्यू उसकी होती है, और उसूल यही है कि उसको किस पे रिकॉर्ड करना है। अगर कोई एसेट दे दे, गवर्नमेंट ने दिया था IS-20 में, या यहाँ NPO को मिल गया, चाहे गवर्नमेंट से चाहे किसी इंडिविजुअल से, तो इसका उसूल क्या है, इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, हाँ, ये फ़र्क मैंने पहले ही बताया ना, IS-20 और इसका यही थोड़ा सा फ़र्क है। IS-20 कहता था अगर के लैंड मिल गया आपको तो ये आपकी ग्रांट है, लाइबिलिटी बनाओ और कंडीशंस मीट होती जाएं तो इनकम बनाओ। हमने कहा लैंड की क्या कंडीशन? उन्होंने कहा या तो इस पर कोई बिल्डिंग बनेगी तो उसके साथ कर लो, नहीं तो इसके साथ कोई कंडीशन अटैच होगी, जैसे फसल वगैरह उगाओ इतने साल, उसके साथ कर लो। यहाँ पे इसने ये नहीं कहा, यहाँ पे इसने ये कह दिया कि बस जब ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट वाला मिल जाए आपको, एसेट नॉन डेप्रिशिएबल मिल जाए, या कोई पैसे दे दे जिससे आप नॉन डेप्रिशिएबल एसेट ले लो, तो इसको आप कहाँ फेंक दो? नेट एसेट्स के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, उसको लायबिलिटी बना के किस बेस पे इनकम बनाओगे? अब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के अंदर एक मामला है, पिछली क्लास में मैंने बोला भी और फिर भूल गया, आपने याद कराना है मुझे जब ये बात पूरी हो जाए। फिलहाल इस एडजस्टमेंट को पूरा कर लें। ठीक है, अब हमारी ये एडजस्टमेंट क्या है? हमारी ये एडजस्टमेंट है कि लैंड हमें मिल गया 4000 का, कितने में? 1000 में, तो बाकी 3000 क्या है? अब वो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन चूंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेट करता है तो डायरेक्ट कहाँ ले जाओ? फंड्स। ठीक है, अब ये एंट्री होगी, लैंड डेबिट फेयर वैल्यू से, कैश क्रेडिट 1000 रुपये से। ये कब हुआ होगा? 2021 में। ठीक है, और लैंड फंड क्रेडिट हो गया 3000। ठीक है, अब कैश तो क्रेडिट हो गया क्लोजिंग कैश के अंदर, ये क्लोजिंग कैश तक आता है तो ये माइनस हो चुका होता है। ठीक है, अब 2021 में जब हमने ये काम शुरू किया था और ये लैंड मिला था, तब ये लैंड डेबिट हुआ, बैलेंस शीट में नज़र आ रहा होगा 4000, बोलो। और ये हमने नेट एसेट्स में फेंक दिया था, नेट एसेट्स में लैंड फंड को, बैलेंसिंग फिगर ये वहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारा साल आया 21, तो इसने कितना डेप्रिशिएट हो गया उन्हें, और इसने कितना इनकम में गया उन्हें, यानी एज इट इज़ नज़र आता रहेगा अब हमेशा के लिए। ठीक है, पता लगता रहेगा किसी ने हमें लैंड दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। ठीक है, वो लैंड किताबों में नज़र आ रहा है, और जितने मुफ्त वाले पैसे थे वो, इधर लैंड 4000 पे है और यहाँ पे ये फंड 3000 पे, समझ आ रही है, बाकी पैसे ही दिए होंगे। ठीक है, और सही है, तो इसकी ये एक्सट्रैक्ट्स अगर मैं बनाऊँ तो ये प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, इस एंट्री की ये प्रेजेंटेशन बनेगी, आपके सवाल पे इसके ये असरात होंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जनरल फंड, एंडोमेंट फंड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड होता था, यहाँ पे मैं एक नई चीज़ लेके आया हूँ आज, यानी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का फंड भी इधर ही होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज से ऊपर। यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर आपके जो 3 कॉलम थे, आज एक कॉलम मैंने और ऐड कर दिया है, वो है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स का। पहले दिन नहीं पढ़ाया जाता, पहले दिन मैंने तीसरा कोना भी छोड़ दिया था, याद है ना आपको, फिर एंड पे जाके बताया था, क्योंकि वो पहले अगर बताएं तो फिर कन्फ्यूजन होता है। ये जब पक्के हो गए थे हमारे लायबिलिटी वाले भी, उसके बाद फिर बस एंड पे डालने वाली बात ही होती है कि अच्छा ये इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो सही है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर कॉलम बनेंगे यूं, जनरल फंड, एंडोमेंट फंड, इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड और लैंड फंड। लैंड फंड के अंदर बस ये पैसे पड़े रहेंगे। अच्छा, अब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में भी ये निशानी थी, अक्ल वालों, ये निशानी थी, लेकिन पता नहीं वो फंड में नहीं गया था। चेक करते उसमें क्या मसला था। पेज नंबर बता देना मुझे, तो मैं पहुंच ही जाऊँ शायद। 9 है, 947 जी जी, क्वेश्चन बैंक 10 उसको हो गया क्या? इसी वजह से शायद पिछली क्लास में मैं बच गया था, इस टाइम के ज़ाया होने से मैं भूल गया था एक्चुअली। जी बच्चों, खुल गया जी। फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर हैज स्टिपुलेशन इम्पोज एक्सटर्नली दैट इट शैल बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर बिल्डिंग अ जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर इन नवाबपुर टाउन।
द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूडेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 14 मिलियन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड फॉर द सेंटर, हाउएवर नो लैंड हैज़ येट रिक्वायर्ड। ये मसला हुआ था, इस वजह से हमने इस 14 की एंट्री कर दी थी। वो कौन सा फंड था? जिम फंड, लेजर वाला, ये एक्सटर्नल था ना। और बोलो, इसको कॉलम में नहीं डाला था, इसका अलग से लेजर बनाया था। तो उस लेजर के अंदर हमने ये लिखा था कंट्रीब्यूशन फॉर लैंड, कितना? 14। मजबूरी थी, अगर लैंड आ गया होता तो लैंड भी बैलेंस शीट में नज़र आता डेबिट साइड पे, और ये फंड बना लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर जब लैंड, तो फिर लैंड डेबिट कर देना, कैश क्रेडिट कर देना, इसको डेबिट करके फंड से इसको ले जाना नेट एसेट्स में। 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी ना। कैश आया होगा ना आपको, ये कैश आया पड़ा है, ये एसेट नहीं मिला, कैश आया पड़ा है, तो कैश डेबिट हो चुका था, कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हुआ पड़ा था, आपने बस यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। यानी आप यूँ कह लें आपने एंट्री की है कैश डेबिट जिम फंड क्रेडिट फिलहाल और क्या करते, लाइबिलिटी बना ली, क्योंकि ये किस लिए मिला है? लैंड के लिए। अब जब लैंड खरीदेंगे तो आप एंट्री करेंगे लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, और ये फंड क्रेडिट और लैंड फंड क्रेडिट का, ये फंड डेबिट और लैंड फंड क्रेडिट कर देना नेट एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए नहीं किया था, ये जो ट्रीटमेंट आपके सामने है, लेकिन अब बता दिया आपको, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जब आ जाए तो उसको रिकॉर्ड करो बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पर, और उसके अगेंस्ट ये जो मुफ्त वाला काम हुआ है ये इनकम बना लो इकट्ठा ही, मतलब फंड्स में डाल दो, ठीक है। अब अल्लाह माफ़ करे फिर वापस जाना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात पूरी तरह पढ़ लें, यहाँ पे लिखा क्या हुआ। ये तो हो गया ना मेन उसूल। मेन उसूल क्या है? मतलब हाईलाइट सिर्फ इतनी सी बात कर ली, ए कॉन्ट्रीब्यूटेड एसेट वुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हेन एन एस्टीमेट ऑफ फेयर वैल्यू कैन नॉट रीजनेबली बी मेड, बोथ एसेट एंड रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू टू एंश्योर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। कि यार कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर तो लो ताकि पता लग सके कोई चीज़ पड़ी है, किताबों में होगी तो काबू में भी होगी ना, ठीक है। A tangible capital asset purchased by NPO at value substantially lower than fair value would also be recorded at its fair value, with the difference between consideration paid for tangible capital asset and fair value reported as a contribution. फेयर वैल्यू 4000 थी, खरीदा कितने में है? 1000 में, तो बाकी भी क्या है फिर? कंट्रीब्यूशन है। वो अलग बात है कि वो कंट्रीब्यूशन टेंजिबल फिक्स एसेट का जो था, वो फिक्स एसेट हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट नॉन डेप्रिशिएबल था, तो यहाँ फंड लिख दिया, वरना मैं यहाँ पे लिखता कंट्रीब्यूशन, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, और फिर वो जो एसेट ये वाला ठीक है। आपने ये 100 रुपये का इक्विपमेंट 10 रुपये देकर ख़रीदा तो 90 रुपये ये लाइबिलिटी बनती, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में, समझ आई है? अच्छा, a tangible movable capital asset procured from a government grant may be recorded as carrying। अच्छा, ये वही वाली बात है। वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट से आपने कोई एसेट खरीद लिया है, तो जैसे IS-20 ने गुंजाइश दी थी ना, यहाँ पे उसने भी गुंजाइश दे दी कि गवर्नमेंट ग्रांट को चाहो तो एसेट से नेट करके नेट एसेट को डेप्रीशिएट करो, ये ग्रांट इनकम रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन की फॉर्म में इनकम बनती जाएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है। A tangible movable capital asset procured from a grant may be recognized at carrying amount deducting the grant. The grant is recorded in profit or loss over the life of depreciation as a reduced depreciation expense if it is a grant for a specified period and asset has to be returned। हाँ, ये ज़रा एक अहम बात है थोड़ी सी बीच में, लेकिन ये हाईलाइट वैसे कर रहा हूँ सिर्फ अभी पढ़ाने के लिए, वैसे आपने हाईलाइट नहीं करनी, बस याद रख लीजिएगा। पहली बात समझ आ गई है ना सारी। अब यहाँ वो कहता है कि जी ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कहा हम ना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, आप जो है आपको हम एक हार्वेस्टर देते हैं। क्या देते हैं जी? हार्वेस्टर। ये हमारी तरफ से आपको तोहफ़ा है, आप इससे अपने हार्वेस्टिंग करें और वहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से और इम्प्रूव करें। आप पैसे नहीं होंगे, आप हमसे ये एसेट ले लें, लेकिन मोहतरम 10 साल बाद ये एसेट आपने हमें वापस कर देना। अब स्टैंडर्ड कहता है अगर ऐसा मामला है और एंड पे जाके एसेट गवर्नमेंट को वापस हो जाना है, किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए ये ग्रांट मिली है, तो अब क्या करें? आज की फेयर वैल्यू क्या है ये देखेंगे पहले। मिसाल के तौर पे ये हार्वेस्टर 1000 रुपये का है आज,
10 साल बाद एस्टीमेट लगाओ ये कितने का बिक जाएगा। हमने कहा यार 150 का बिक जाएगा 10 साल बाद। 1000 का है ना, 10 साल बाद 150 का बिक जाएगा, ठीक है। तो ज़रा सर अच्छा नहीं लग रहा यार, 10 लाख का है तो 10 साल बाद 1.5 लाख का बिक जाएगा। अब 1.5 लाख तो 10 साल बाद पड़ा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो आज के दौर में मिसाल के तौर पे वो बन गया 80,000। प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना उस 1.5 लाख की, डिस्काउंट करके लाया तो कितना बन गया 80,000। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपने आज इस हार्वेस्टर को रिकॉर्ड ज़रूर करना है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू 1,000, ये 1 लाख, 1 लाख ही था नहीं 10 लाख, सॉरी, फेयर वैल्यू 10 लाख माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वो वाली जो रेजुअल वैल्यू मिलनी थी एस्टिमेटेड, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी 80,000। ये कितने पे रिकॉर्ड कर लो 9,20,000 पे। बस इतनी सी बात लिखी हुई थी, ये एक बार पढ़ लो बस, उसके बाद ज़रूरत नहीं है ज़्यादा याद रखने की। इफ़ इट इज़ अ ग्रांट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड एसेट हैज़ टू बी रिटर्न्ड एट द एंड ऑफ ग्रांट पीरियड, एसेट शैल बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, लेकिन उसमें से क्या लेस कर दो, लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द टाइम ऑफ ग्रांट और कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन और उसको फेयर वैल्यू से लेस कर दो। यानी यूं कह रहे हैं हम कि यार ये 10 लाख की चीज़ है, लेकिन हमें तो 20 में से 80,000 नहीं ना मिलना एंड पे, वो तो हमने वापस कर देना, वो तो गवर्नमेंट को मिलेगा अगर मिलेगा तो हमें तो फिर ये फ़ायदा इस एसेट का कितना है 9,20,000 का, तो बस वही हमारी ग्रांट है। इतनी सी बात यहाँ थी लिखी हुई, ठीक है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ओवर टाइम कहते हैं जी, कॉस्ट ऑफ पीपीई इंक्लूड डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटी। कहता है जी अगर पीपीई आपने कोई पीपीई का आइटम आप खुद बना रहे हैं, पीपीई का आइटम आप खुद बना रहे हैं, सारों की तवज्जो है ना, कौन कौन सोया हुआ है हाथ खड़ा करें। सोया हुआ कैसे हाथ खड़ा कर सकता है? अच्छा जी, सुने साथ वाला हाँ जी, जो सोया उसके साथ वाला हाथ खड़ा करें, अब सारी क्लास हाथ खड़ा कर लेगी। अच्छा सुने, वो कह रहे हैं अगर आपने पीपीई को कंस्ट्रक्ट किया है खुद तो उसकी कॉस्ट में क्या होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है। अब वो कहने लगा इसमें तो शामिल होते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप पीपीई खुद बना रहे हो तो लोग मटेरियल या लेबर कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसको किस पे रिकॉर्ड करना है वो पहले ही पता है हमें, ये लिखा हुआ है पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ पीपीई इंक्लूड्स डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कॉस्ट सच एज material, labor and overhead costs directly attributable to construction or development. PPE which is developed or constructed by an NPO might include contributed material or labor which would be recorded at fair value at the date of contribution. पता है हमें, बस सिर्फ पढ़ना था एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन, वो कहता है कि लैंड को नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं करते, और बाकी जो है फंड अकाउंटिंग के अंदर आप देख लो डेप्रिसिएशन निकाल के किस फंड को डालनी है, अगर आप इस तरह से करते हो। वैसे तो वो ज़्यादातर यूज़ होता था जो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर है ना, मिसाल के तौर पे आपके 4 फंड्स हैं, तो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर 4 कॉलम्स आ रहे होते हैं, बैलेंस शीट के 4 कॉलम्स आ रहे होते हैं, हर चीज़ अलग अलग होती है, तो फिर डेप्रिसिएशन को भी इसी तरह से बांटा जाता है। तो इस तरह की बात कर रहे हैं, बहरहाल आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। व्हेन अ फंड अकाउंटिंग बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग इज यूज, चॉइस ऑफ फंड और फंड्स टू विच डेप्शन एक्सपेंस वुड बी चार्ज वुड बी बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग मोस्ट मीनिंगफुल, जो सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन दे बस वो कर लेना, ठीक है। पता है हमें, हम तो इस तरह से करते ही नहीं, हमारा तो एक्सपेंसेस के अंदर ही डेप्शन जाता है सारा, तो ये टेंशन हमें नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये ज़रूर हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी एग्जाम्पल में फिट करता हूँ ना उसको, रिसर्च फंड था ये प्रोफेशनल सर्विस वाले में था ना, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में था ना रिसर्च, जो हमने इंटरनली रिस्ट्रिक्ट करके बनाया था। अब हमने ये कहा है कि उसके एक्सपेंसेस को उसी में से डायरेक्ट माइनस करना है। अब मिसाल के तौर पे बिल्डिंग पूरी है, उसकी डेप्रिसिएशन आ गई 100 रुपया, हमने कहा जी इसमें से जो रिसर्च के लिए कमरे हैं ना वो तकरीबन इस पूरी बिल्डिंग का 5% बनते हैं, तो 5 रुपये की डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी रिसर्च फंड में जानी चाहिए। तो सिंपल 95 की एक्सपेंसेस में डाल देना और 5 की रिसर्च फंड में जाके उसके एक्सपेंसेस में डाल देना, उसके एक्सपेंसेस उसी में से ही माइनस हुए थे ना। बस ऐसी ही को बात कर रहा है कि जो मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दे वो कर दें। अगर क्या कंडीशन क्या लगाएं,
बुरा अगर मानूं तो फिर ना बताऊं। चलें ठीक है। इम्पेयरमेंट एंड अमाउंट भाई मैंने ये अर्ज़ किया कि मिसाल के तौर पे हमने कहा था प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में एक रिसर्च फंड है, उसके पैसे हमने अलग करके रखे हुए थे, ठीक है। अब हमने कहा था रिसर्च फंड को पैसे जाने हैं इंटरनल फंड से निकाल के, और रिसर्च कॉस्ट को भी हमने कहा था उसी में से माइनस करो, इनकम एक्सपेंडिचर में शो ना करना। अब मैंने कहा हमारी पूरी बिल्डिंग में रिसर्च के जो कमरे हैं वो 5% बिल्डिंग का एरिया है। अब बिल्डिंग की डेप्शन 100 रुपये आई है, तो मैं कह रहा हूँ मुनासिब ये है कि 95 रुपये इनकम एक्सपेंडिचर में डालें और 5 रुपये रिसर्च फंड में डाल दें। उन्होंने ये इस किस्म की बात की हुई है, ठीक है ना। मुझे ये मीनिंगफुल लगा है, और उनको कुछ और, आपको कुछ और मीनिंगफुल लगे आप वो कर लें, जजमेंट वाली बात ही है बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि लैंड एप्रिशिएट नहीं होता मेरे ख्याल में इस पॉइंट में, और तो कुछ नहीं। और बाकी आपके लिए रेलेवेंट है नहीं, क्योंकि बाकी तो आप करते ही क्या, डेप्शन सारी एक्सपेंसेस में ही डालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट हमने कर लिया हुआ, ठीक है, ये पॉइंट हमने कर लिया हुआ। क्या मतलब, ये जो एग्जांपल है आपने घर पे की थी ना, ये क्या है, कहता है जमील मेहताब डिस्पेंसरी एनपीओ हैड कैपिटल एसेट ऑफ फर्नीचर एट कैरिंग वैल्यू ऑफ 6 लाख एंड रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बैलेंस ऑफ 4 लाख। क्या मतलब, ये फर्नीचर हमने डोनेशन से ख़रीदा होगा, ठीक है। अब आप कह रहे हो सेम नहीं आ रहा, भाई ज़रूरी तो नहीं है कि जितने का फर्नीचर उतना ही डोनेशन आ जाए। याद नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक आपको, जिसके अंदर ऐसा भी होता था कि 100 रुपये एसेट की कीमत होती थी और गवर्नमेंट 60 रुपये सिर्फ देती थी। ऐसे ही फर्नीचर हो सकता है 10 लाख का ख़रीदा हो, लेकिन किसी ने हमें दिए जो हैं वो 7 लाख हों, 6 लाख हों डोनेशन के तौर पे, ठीक है ना। तो रिलेटेड डोनेशन है। बहरहाल क्या कह रहा है वो, फर्नीचर है हमारे पास जिसकी बुक वैल्यू किताबों में 600 है, और उसका रिलेटेड डेफर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है जो अनअमोर्टाइज का मतलब अभी तक इनकम नहीं बना, वो कितना है, 4 लाख। यानी ये 6 लाख एक्सपेंस बन जाएगा कुछ अरसे में, और ये 4 लाख इनकम बन जाएगा कुछ अरसे में। यही होना था ना, नॉर्मल यही होता है, ठीक है। लेकिन वो कहता है हुआ क्या, एट दैट डेट, इस दिन जिस दिन ये बुक वैल्यू आ रही थी दोनों की, द फर्नीचर वॉज तबाह दे बाय आग, ठीक है। फायर लगी, फायर, और स्वाह हो गया फर्नीचर। अब फर्नीचर सारे का सारा राइट ऑफ करना पड़ेगा, बोलो। तो फर्नीचर क्रेडिट 600 से, कोई इंश्योरेंस वालों ने पैसे दिए हैं तो बताओ, तो ये सारे का सारा क्या है, लॉस। अब इसका रिलेटेड कंट्रीब्यूशन पड़ा है अभी 4 लाख। क्यों रखा हुआ था हमने, नहीं रखा क्यों हुआ था, मैच करा के भेजेंगे, मैच करा के, जैसे जैसे ये फर्नीचर डेप्रिशिएट होकर एक्सपेंस बनेगा वैसे वैसे ये कंट्रीब्यूशन इनकम बनाएंगे। अब वो कैसे बना है, एकदम ही एक्सपेंस बना है, तो फिर वो पैसे तो हमारे आ ही गए थे उसी वक्त के जब उसने कंट्रीब्यूशन दिया था बंदे ने, तो उस वक्त इनकम में सिर्फ इसलिए नहीं डाला था कि रिलेटेड एसेट के साथ साथ इनकम बनाएंगे, तो बन गया ना एक्सपेंस सारा, तो इसको भी सारा इनकम बना दो, ठीक है। समझ आई बात की। अब यही बात यहां पे लिखी हुई है, when NPO no longer contributes, when PPE no longer contributes to NPO ability to provide services, its carrying amount would be written down to residual value। रिटर्न डाउन टू रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये है कि जलने के बाद कबाड़िए को देने के जो के पैसे हों तो वो तो लिख लेंगे ना, यानी राइट डाउन तो क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर 6 लाख का फर्नीचर था, जल गया और कुछ आग बुझा ली हमने कहा चलो अब इस लकड़ी को बेच देंगे, तो वो जो 6 लाख की बुक वैल्यू होती है उन्होंने कहा जी लाख रुपए का ये मलबा बिक जाएगा, तो फिर मैक्सिमम राइट ऑफ क्या करोगे आप, 5 लाख, ठीक है ना। सही है, मतलब मैच करा देना, दूसरी कंट्रीब्यूशन को भी उसी परसेंटेज से आप कम कर लेना, और एसेट बचा पड़ा है जब एसेट सारा ही निकाल दो तो फिर कंट्रीब्यूशन भी सारा निकल जाएगा, यानी मैच कराना होता है आप। खैर, अ राइट डाउन वुड बी necessary for example when NPO no longer plans to use the asset because it has been damaged or rendered obsolete। when an asset's carrying amount is written down, a corresponding amount of यानी कि उसी के साथ रिलेट करने वाला amount of any unamortized deferred contribution related to asset would be recorded as revenue provided all restrictions have been complied with। हो सकता है कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई हो, तो अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगी हो तो तब तक आप इसको इनकम में नहीं डाल सकेंगे, जाहिर सी बात, रिस्ट्रिक्शन पूरी करके ही डालें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये फॉर्मेट तो आपको ठीक है देखकर अच्छा ही लगा होगा कि ये फॉर्मेट तो ऐसे ही बनाया हुआ हमने, लेकिन ये थे कहा था एक नज़र पढ़ लेना। कितने बच्चों ने ये पढ़ी थी, क्वेश्चंस कोई आए इनमें, इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं था, वैसे क्वेश्चन भी आया है। और क्या हाल है अब्दुल्ला, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू यार, लेकिन पिला नहीं रहा फिर भी मैं चाहे तो
हाँ है 3 बजे से ऑनवर्ड्स, लेकिन अभी मैंने ना सही पूछो तो तैयारी नहीं की हुई पूरी तरह से, पर बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो चीज़ें आइडेंटिफाइड हैं ऑलरेडी। अब आज रात लगाऊंगा फिर इंशाल्लाह ज़रूर। R2 की तो 3 बजे तक से पहले कर लूँगा ना। हाँ तो सर ने कहा 20-25 मिनट के लिए बस इनको बुलाना है मैंने, तो 3 बजे सर ने कहा था आप शुरू कर लीजिएगा। चलें देख लेंगे, मेरे पास भी शायद इतना मवाद तैयार ही ना हो के मैं असर के बाद भी पढ़ा सकूँ, लेकिन इरादा यही है कि 3 से असर तक घंटा सवा पढ़ लेंगे और फिर असर के बाद भी 1 घंटा तकरीबन पढ़ के मगरिब तक छुट्टी कर लेंगे। बेटा देखो टॉपिक आज ये ख़त्म होने लगा है, ठीक है ना। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ अभी फ्रेमवर्क पढ़ा के एंड पे पिछली क्लास में थोड़ा सा नहीं कर सकी बातों को कंक्लूड, तो मैं चाह रहा हूँ कि MCQ शायद मैं डिस्कस करूँ तो उसका पार्ट बना दूँ, और कुछ भी नहीं है। ये देखो अब इसमें क्या बचा है, देखो मैं थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते भी आखिरी लफ्ज़ तक आ गए हूँ इस टॉपिक में। अभी फ्रेमवर्क हो जाना है, फ्रेमवर्क वैसे हमने कर लिया है बेसिकली, बस थोड़ा सा उसको बस वो हिस्टोरिकल कॉस्ट और वो वाले समझाने बाकी हैं, वरना बाकी तो है सारा थ्योरेटिकल काम। तो ये तो आज मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आगे क्या कर रहा हूँ वो बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरी तसल्ली, वो भी देखना है कि कितनी तसल्ली नहीं हुई। जब देख रहा हूँ चीज़ें तो तसल्ली हो भी रही है ज़्यादा कि हाँ यार इस दफ़ा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। साथ साथ भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस, आपको पता है हम हफ्ते में तकरीबन 1 आधी क्लास करते आए थे एक्स्ट्रा B पार्ट, 1 या 2 दफ़ा, उस इसीलिए था कि यहाँ पे आके बहुत बोझ ना बने। तो आप खुले दिल से हैं यार, आपको बुलाया जाता है पढ़ने के लिए, वो आपको खुशी होनी चाहिए कि यार ये पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तो आप पढ़ने के लिए खुशी खुशी आओ। आखिरी 2-4 दिन है बस, ठीक है, एफर्ट कर लो जो करनी है, ठीक है। अच्छा जी फ्रेमवर्क पे आ जाएं। इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो सवाल रहते हैं ज़रा मैं आपको नज़र डलवा दूँ। वो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करनी है, इसलिए नहीं की कि मैं देख नहीं सका, सीधी सी बात है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ एक दफ़ा सवालों को। बहरहाल ये सवाल मैंने आपको करवाया था सबसे पहले, ये तो बस ऐसे ही है, दोबारा आप करने का भी दिल नहीं कर रहा होगा, इतना आसान है। एग्जेक्टिव क्लब, इसकी वीडियो प्रोवाइड करनी है आपको, ये हो गया। CVU की भी करनी है, एक और भी है मॉडर्ना, ये 3 करनी है, ठीक है। अच्छा फिर भी वो तो YouTube पे अवेलेबल भी है, पिछली बार वालों को भी वही अवेलेबल की थी ना, तो वो पड़ी है अभी। लेकिन फिर भी एक बार मैं तसल्ली करना चाह रहा हूँ, 1 घंटा कुछ मिनट की वो वीडियो है जिसमें वो सवाल, हो सकता है किसी को ना समझ आया हो सकता है कोई ये देखना चाहता हो कि यार क्या अप्रोच हो, तो डबल स्पीड पे करके आप वो 30 मिनट में सुन लेंगे किसी का। तो यार वो मॉडर्ना वाला किधर है, दानिश को बनाए, वो तो ऑन एयर कर देना, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, वो जाने दें, जैसा भी होगा फिर माफ़ कर देना है उस्ताद को, दानिश को बुलाएं। अच्छा बहरहाल उसके बाद ये नहीं करना, जो करने हैं कर लिए हैं, ठीक है। 12 हो गया लैयर क्लब, 13 वायलन फैमिली क्लब, 14 चौंगतार इंटरनेशनल, 15 आपको देना है, आज मिल जाएगा, अभी आप किसी वक्त देख लीजिएगा। सीरियस गोल्फ क्लब है ये, मेरे ख्याल से सीरियस ही है ना, सीरियस ही है। और उसके बाद वो किधर गया, मेहताब वेलफेयर आ गया। ये एक छोटा सवाल है, ये भी देख लेंगे किसी वक्त, डिस्कस करने जोगा है भी या नहीं, ठीक है। अच्छा तो मोस्टली अब ये चैप्टर के अंदर भी हमारी कोई चीज़ ऐसी रही नहीं है, जो चीज़ें हैं वो मेरी तसल्ली के लिए है कि मैं उनकी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वरना वो 1-2 एडजस्टमेंट डिस्कस करें तो वो सवाल आपके करने वाले ही हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। फ्रेमवर्क है हमारा रहता अभी। जी बच्चों फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन हो गया था, स्कोप हो गया था, यहां थे, रीड किया इनको। अच्छा अब सुनो, मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल भाई वो जो साकिब से पूछ लें, मुझे वैसे उन्होंने मैसेज किया हुआ है, शायद आपको भी किया हो, मॉडर्ना वाला जो सवाल है उसका जो लिंक है, जैसे मुझे ठहरो बल्कि पॉज करिएगा ज़रा। अच्छा जी तो अभी भाई बात सुने, ये ऑनलाइन वालों के भी ना पोर्टल में आज वाले लेक्चर के साथ ही लेक्चर नंबर भी अगर A होगा, शाम को B करते हैं हम, तो उसको C कर देना है, लेकिन अटैच उधर कर देना है, चाहे लिंक अटैच कर दो सिर्फ, ठीक है। अच्छा जी मॉडर्ना वाला देख लीजिएगा जी, डबल स्पीड में आधे घंटे में देख लेंगे आप, अगर लगता है आपको वर्थ है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। हो गया सारा सवाल, फिगर सही आई है तो फिर दफ़ा करना, फिर आधा घंटा किसी और काम पे लगा लेना। अगर सारी फिगर सही निकल आई थी ना तो ठीक, बस फिर रहने दो। अच्छा जी इंफॉर्मेशन यूज़फुल होनी चाहिए, इसके लिए हमने कहा था 2 खसूसियात होनी ज़रूरी हैं, यानी 2 खसूसियात हों तो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो जाती है। एक तो रेलेवेंस हो,
रेलेवेंस का मतलब ये है कि देखें, मेरे लिए डिसीजन, मेरे भाई चुप कर जाओ, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट तब है जब वो मेरे डिसीजन को इम्पैक्ट डाल दे, बस इतनी सी बात है। मैंने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोचा, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाई, नहीं यार ये क्या है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी तो मेरा डिसीजन बदल दिया उसने, ठीक है, या हाँ ठीक है, या इसको देखें कंपनी, यार इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डिसीजन बदल दे जो इन्फॉर्मेशन, वही मेरे लिए रेलेवेंट है ना, ठीक है। और ये डिपेंड करती है, बहरहाल इस रेलेवेंस की डिपेंडेंस मटीरियलिटी के ऊपर ही होती है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन कितनी मटीरियल है जिसकी वजह से मेरे लिए वो रेलेवेंट बन गई है। तो ये मैंने आपको वैसे बनवा दिया था, मतलब तस्वीर खिंचवाई थी, ठीक है। तो relevant financial information is capable of making a difference in the decision made by user. Information is material, और अच्छा वैसे वो किस पे डिपेंड करता है, मटीरियलिटी पे। रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स मटीरियलिटी, ठीक है। मटीरियलिटी ये है, बता देता हूँ थोड़ी देर में। वैसे मटीरियलिटी क्या है, ये एक जजमेंट होती है हर एक की। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसके लिए 1 करोड़ रुपया कोई मटेरियल अमाउंट नहीं है, क्योंकि उसका 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है साल का। लेकिन दूसरी कंपनी के लिए करोड़ बहुत मायने रखता है, और क्योंकि उसकी टोटल सेल ही 4-5 करोड़ है, ठीक है। अब इसमें मटीरियलिटी हर एक की डिफरेंट होगी, ये बात होगी। अब मटीरियलिटी का मतलब क्या है, अगर वो कंपनी जिसकी 100 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल है, अगर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई 50 लाख 60 लाख करोड़ की चीज़ आगे पीछे हो भी जाती है, तो उससे मेरा डिसीजन तो नहीं बदल रहा होगा। उधर करोड़ों अरबों की चीज़ें आ रही हैं, उधर कोई 1 आधा करोड़ आगे पीछे हुआ भी पड़ा है, तो मेरा डिसीजन उससे नहीं बदलेगा, क्योंकि वो मटीरियल ही नहीं है। लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर टोटल 3-4 करोड़ की सेल थी, तो 1 करोड़ की कोई चीज़ अगर ओमिट हो जाए या फॉल्स हो जाए तो उससे तो डिसीजन बदल सकता है, ठीक है ना। ये मटीरियलिटी का मतलब होता है बेसिकली। तो इन्फॉर्मेशन इज, ये लिखा भी हुआ है, इन्फॉर्मेशन इज मटीरियल इफ ओमिटिंग इट और मिस स्टेटिंग इट और ऑब्सक्योरिंग कहते हैं रोकना, इट कुड इन्फ्लुएंस डिसीजंस, ठीक है। बस इतना सा काफी है जो हाईलाइट करना है। चलो ये भी कारी लो, अब अच्छा नहीं लगता अब ये ऐसे ही पढ़ाओ। ठीक है, रेलेवेंस होनी चाहिए, और दूसरा ट्रू एंड फेयर व्यू दे, यानी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। जिस इंफॉर्मेशन में 3 चीज़ें हों उसको हम कहते हैं कि वो फेयर व्यू दे रही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर, बस, ठीक है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, to be perfectly faithful representation, a depiction would have 3 characteristics: complete, neutral, free from error। बस इतना ही याद रखना है। हाँ, अगर को ऑफ कोर्स परफेक्शन इज सेल्डम इफ एवर अचीवेबल, द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज दिस क्वालिटी। कहता जी परफेक्शन तो नहीं आ सकती, लेकिन आपने कोशिश करना है जितना बेहतर हो सके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ लें। वो कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फिनोमिना इन वर्ड्स एंड नंबर्स, टू बी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट ओनली रिप्रेजेंट रेलेवेंट फिनोमिना बट इट मस्ट ऑल्सो फेथफुली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस। ये एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इंट्रो में शायद सुना तो हो, नहीं सुना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। चले मैं समझाता हूँ आसान अल्फाज के अंदर। सब्सटेंस कहते हैं रियलिटी को, और फॉर्म मींस लीगल फॉर्म। तो अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों का उसूल क्या है कि हम सिर्फ लीगल फॉर्म को नहीं देखते, हम ट्रांजैक्शन की रियलिटी को भी देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ी लीज पर ली हुई है, अब वो गाड़ी जब तक किस्तें क्लियर ना हो जाएं वो बैंक के नाम है। आप एक बिजनेस हैं, आपने गाड़ियाँ लीज पे लेके अपने एम्प्लॉयज़ को दी हुई हैं। अब वो गाड़ियों की ओनरशिप देखोगे ना बुक के अंदर, तो वो बैंक के नाम होगी। लेकिन आप FAR 2 में जाके पढ़ेंगे, ज़रा बात आगे की हो जाती है इसलिए, FAR 2 में जाके आप पढ़ेंगे कि IFRS 16 एक स्टैंडर्ड है जिसमें वो लीज्ड एसेट को भी आप अपनी किताबों में एसेट कहते हैं। ओन्ड एसेट PPE, लीज्ड एसेट उसका नाम राइट ऑफ यूज़ रखा हुआ स्टैंडर्ड ने, बहरहाल लीज्ड एसेट कह लो मैं। ओन्ड एसेट उसी तरह से PPE, नॉन करंट एसेट में PPE आ रहा है, इंटेंजिबल आ रहा है, CWIP आ रहा है, वहीं पर लीज्ड एसेट भी आ रहा है। हालांकि लीज वाला एसेट तो बैंक के नाम पे। अब लीगल फॉर्म क्या है,
वो बैंक का एसेट है। लेकिन सब्सटेंस क्या है? वो दरअसल आपका ही है, सारी ज़िंदगी तकरीबन आपने उससे फ़ायदा लेना है। वो बैंक ने तो सिर्फ उसको अपनी इंस्टॉलमेंट सिक्योर करने के लिए अपने नाम में रखा हुआ है। तो अब सिर्फ उस लीगल फॉर्म को पकड़ के हम अकाउंटिंग वाले बैठ नहीं जाते कि छोड़ो यार ये तो हमारा एसेट ही नहीं है। हम सब्सटेंस को देखते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो एसेट हमारा ही है, उससे सारे फायदे हम ही उठा रहे हैं। अब ये ज़्यादा तफसील तो आप लीज के एसेट की जाके पढ़ोगे, IFRS 16 पूरा स्टैंडर्ड है, 20-22 दिन लगते हैं FR2 के अंदर, हैवी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो सब्सटेंस क्या है, रियलिटी क्या है? एसेट हमारा ही है। लीगल फॉर्म क्या है? बैंक के नाम है। लेकिन हमने सब्सटेंस को हमेशा जो है वो फोकियत देनी है, सब्सटेंस प्रिवेल करेगा, सब्सटेंस इज ऑलवेज ओवर लीगल फॉर्म, ठीक है। ये सब्सटेंस मींस रियलिटी, लीगल फॉर्म, सब्सटेंस जो होगा, रियलिटी जो होगी वो हमेशा छाई रहेगी लीगल फॉर्म पे, हमेशा ऊपर रहेगी लीगल फॉर्म से, ठीक है। ये ज़रा लिखा हुआ था यहाँ पे, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो बस ये एक दफ़ा पढ़ लेना, ये एक दफ़ा पढ़ लेना और ये बात जहन में बस हो आपके कि मतलब ये कह रहे हैं वो, ठीक है। बाकी याद रखने वाली बात मैंने अगले सफ़े पे हाईलाइट करवानी है, ठीक है। बस ये लिखा हुआ था, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स represent economic phenomena in words and numbers. To be useful, financial information must not only represent relevant phenomena but it also faithfully represent the substance of phenomena, ठीक है। असल रियलिटी भी देखनी है आपने, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। आगे कहता है although in many circumstances the substance of an economic phenomena and its legal form are the same, an accountant should be careful to identify when this might not be the case. कहता है वैसे नॉर्मली ये सेम ही होता है, लेकिन कभी कभी अकाउंटेंट एहतियात करना, कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता, तो उसके बारे में आपने मोहतात रहना है, आइडेंटिफाई करना है कि जब ये केस ना हो तो फिर, तो जब केस नहीं था तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। नॉर्मली ये सेम ही होते हैं, ठीक है, कभी ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है जी? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कब आएगी? जब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो और फ्री फ्रॉम एरर। पर्चे की हद तक सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, MCQ वगैरह में आ सकता है, फिर ट्रू फॉल्स में वगैरह, ठीक है जी। ऑफ कोर्स परफेक्शन, कहाँ लिखा हुआ डिपिक्शन? टू बी परफेक्टली फेथफुल। वैसे तो आपको चाहिए गूगल करके आया करें, मैंने पहले भी कहा है कि अंग्रेज हैं, नहीं एक मिनट, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अंग्रेजी का लफ्ज़ पूछना है ना, वो वैसे अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए कोशिश किया करें। बाकी यार ये मैं मानता हूँ आपको डर लगता है कि अगर मोबाइल उठाया 4-5 घंटे बाद पता लगेगा ओहो डिपिक्शन का मतलब देखने जी। टू बी परफेक्टली फेथफुल, टू बी अ परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन अ डिपिक्शन। भाई डिपिक्शन क्या है जी? बोले भाई, डिपिक्शन क्या है भाई? हाँ, बयान करना। अब बयान करना उस तरह से तो नहीं प्रेजेंट करेगा बात को, ये नॉलेज का तरीका होता है ना, ठीक है। बयान करना क्या मतलब? ओ भाईजान वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कुछ बयान ही कर रही होती है ना, तो डिपिक्शन का मतलब वो तस्वीर जिसकी बात हम कर रहे हैं, हमारे सामने जो सिनेरियो है, जो तस्वीर है, तो वो कह रहा है टू बी परफेक्टली फेथफुल, टू बी अ परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। जो डिपिक्शन हमारे सामने है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली वही कह रहा है, ठीक है। वुड हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें वो कोई भी चीज़ हो सकती है ना, अब सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं हो सकती, कोई और रिपोर्ट हो सकती है, कोई और रिटर्न हो सकती है, तो इसलिए उसने कह दिया डिपिक्शन, ठीक है ना, कि जो चीज़ हमारे सामने। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दे, तो ये 3 खसूसियात उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब मेन 2 खसूसियात कौन सी हो गई जी? रेलेवेंट हो इंफॉर्मेशन और ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें अचीव करने के लिए 4 चीज़ें और हैं जो इनको एनहेंस करेंगी, जो इनको हेल्प करेंगी, जो इनको मजबूत करेंगी, ये इन दोनों क्वालिटीज़ को। वो कौन सी हैं? सबसे पहली है कंपेरेबिलिटी, बहुत बहुत मशहूर और बहुत आम फहम। आप हमेशा, आप तो रेशियो का टॉपिक पढ़ के आप आए हुए हैं, आपको पता ही है कि आपने कंपैरिजन करना होता है करंट ईयर का पिछले साल से, अपने साल, पिछले किसी साल से, पिछले साल उससे पिछले साल, यानी कि ओवर द ईयर्स अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में आप कंपेयर कर सकते हैं और आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन तो बहुत आसान है, क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हद तक तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके साथ बहरहाल एक मसला ये भी आ सकता है कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ हो रही हों। हम FIFO लगा रहे हैं, हमारे हमसाए FO लगा रहे हैं, तो फिर
बाकी सब कुछ सेम भी हो तो वैल्यू स्टॉक की डिफरेंट तो प्रॉफिट डिफरेंट हो सकता है ना। अब बोलो, ये एक लिमिटेशन था रेशोज का, पढ़ा नहीं भी है तो पढ़ लेंगे अब, वैसे ज़बानी बताया हुआ है आपको। रेशो इज़ अ वेरी यूजफुल टूल, लेकिन स्टिल इसकी कुछ लिमिटेशन है, जिसमें से एक लिमिटेशन ये भी है कि मैंने शायद लगता है मुझे पढ़ाया है, बहरहाल फिर पढ़ेंगे, अगर तसल्ली नहीं होगी मेरी तो एक बार फिर गो थ्रू कर लेंगे। मैंने कहा था कि यार देखो रेशोज़ जो है ना, रेशोज़ ये बहुत यूज़फुल टूल है, लेकिन इनमें एक कमी क्या है कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ कर रही हैं डिफरेंट एंटिटीज़। अब हम दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं तो बहरहाल ये एक मसला है, लेकिन क्या करें, उस लिमिटेशन के बावजूद एक अच्छा टूल है। तो कंपेरेबिलिटी क्या थी, यही कंपेरिजन तो कर रहे थे। अपने साथ तो ईजी है पिछले साल से कंपेयर करना, क्योंकि हम आइए सेट में पढ़ के आए हैं कि हम कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अप्लाई करें। उसका मकसद ही यही है, कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अप्लाई करने का मकसद क्या है, हमें कंपेरेबिलिटी, हमें कंसिस्टेंसी मिले। कंसिस्टेंसी से कंपेरेबिलिटी आती है, और कंपेरेबिलिटी ये रेलेवेंट और ट्रू एंड फेयर व्यू की तरफ लेकर जा रहा होता है। ये इस तरह से बात होती है, ठीक है ना। तो पढ़ें ज़रा, कंपेरेबल एनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, कंपेरेबिलिटी। इंफॉर्मेशन अबाउट चलो शुरू से पढ़ लेते हैं, फिर हाईलाइट नहीं कर लेना। कंपेरेबिलिटी enables user to identify and understand similarities in and differences among items. Information about a reporting entity is more useful if it can be compared with similar information about other entities and with similar information about the same entity for another period or another date. वही काम जो मैंने कहा था रेशोज में हम करते थे, ठीक है। अब कंपेरेबिलिटी के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, कंसिस्टेंसी होगी तो ही कंपेरेबिलिटी मुमकिन है ना, वरना तो आप हर दफ़ा आप एक साल फाइफो लगाएं, 2 साल एफ को लगाएं, फिर फाइफो कर दें, फिर आपने क्या कंपेरिजन करना है पिछले साल से कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई या कम हो गई। कुछ भी ना करें, सिर्फ स्टॉक की वैल्यूएशन बदलने से ही आपके प्रॉफिट्स, आपकी कॉस्ट वगैरह बदल रही होती है। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, किस लिए, ताकि आप कंपेरेबिलिटी की तरफ जा सकें। तो कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू कंपेरेबिलिटी बट इट इज़ नॉट द सेम। कहता है कंपेरेबिलिटी की तरफ लेकर जरूर जाता है ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। ओके, कंसिस्टेंसी रेफर्स टू द यूज ऑफ सेम मेथड्स फॉर सेम आइटम्स आइदर फ्रॉम पीरियड टू पीरियड विद इन एन एंटिटी और इन अ सिंगल पीरियड अक्रॉस एंटिटीज। कंसिस्टेंसी हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ कंपेरेबिलिटी। ये जो बात लिखी हुई है ना, कहते हैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पिछले सालों के साथ कंसिस्टेंट रहें, या एक इंडस्ट्री के अंदर 5-6 एंटिटीज़ हैं, उन सब ने एक हो सकता है ना, कोई मिल के कुछ लोगों ने कहा कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर हम सब फाइफो यूज़ कर लेते हैं ताकि इंडस्ट्री एवरेज निकालना ज़रूरी रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी लाई जा सकती है, किस लिए, कंपेरेबिलिटी के लिए कह रहे हैं वो, ठीक है। बाहर लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी हेल्प्स टू अचीव गोल ऑफ कंपेरेबिलिटी, ठीक है। तो ये हाईलाइट कर लें और ये कर लें। जी MCQs टाइप आ सकती हैं आपके, वो ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, यानी कि लिख कर कह दे ये सही है या गलत है। तो ये जब भी गुजरो यहाँ से इनको पढ़ो एक नज़र, जितना हाईलाइट करवा रहा हूँ। वेरीफाइबल होना चाहिए जी, वेरीफाइबल होना चाहिए। क्या मतलब, जब आप ऑडिट पे जाते हैं ना, जब आप अब कैफ के बाद ऑडिट पे जाएंगे, आपने ऑडिट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सामने रखा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नज़र आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फिक्स एसेट्स पड़े हैं। आपने कहा यार ये ज़रा इनकी मूवमेंट तो लेके आओ, वो ले आए मूवमेंट, ओपनिंग इतना था, एडिशन इतने हुए, डिस्पोजल इतने हुए, क्लोजिंग, या नोट बना हुआ था आपने उसमें देखा, आपने कहा यार ये ऐसे गोलदारा लगाया, यार ये भाईजान को जगाना ज़रा, हम ऑडिट करने पहुंचे हैं, यार ये एडिशंस की ज़रा डिटेल तो लेके आएँ। आओ एडिशन की डिटेल लेकर आएंगे, उसके ऊपर एडिशन की ब्रेकअप लिखा होगा, ये चीज़ खरीदी, ये चीज़ खरीदी, ये चीज़ खरीदी, जहाँ से आपको पता लगा यार ये एडवांस तुमने यहाँ डाला हुआ, चलो सही करो, याद है रेक्टिफिकेशन, एडवांस, रॉन्गली कैपिटलाइज। अच्छा, अब वो क्या है, हर एक चीज़ जो वहाँ पे लिखी हुई है वेरीफाइबल है। क्या मतलब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री पड़ी है, आपके पीछे आप कहोगे ना ये दिखाओ ज़रा इसकी परचेज, सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे। इंपोर्टेड हो तो उसके साथ 7600 चीज़ें लगी होती हैं, बिल ऑफ लेडिंग उसके साथ लगा है, फॉर्म ही उसके साथ लगा हुआ है, उसकी इनवॉइस जो है वो इनवॉइस अलग लगी होती है, फिर पेमेंट जो की होती है उसके प्रूफ्स अलग लगे होते हैं, पूरा एविडेंस मौजूद होता है किसी भी ऐसी चीज़ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ रही होती है। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अच्छी खसूसियत है। ये तो नहीं कि अंदाजे से चीज़ें डाली हुई हैं, बाद में हमें पता ही ना लगे कौन सी चीज़ कहाँ से कितने की कैसे आई थी। और समझ आ रही है बात। तो एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निशानी क्या है, वो वेरीफाइबल हो। ये वेरीफाइबल होगी तो
मैं कहूँगा फ्री फ्रॉम एरर है, मैं कहूँगा कि ये न्यूट्रल है, कंप्लीट है, ये हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए। वेरीफाइबिलिटी क्या है? दिस क्वालिटी हेल्प्स टू एंश्योर द यूजर्स दैट द इंफॉर्मेशन फेथफुली रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक फिनोमिना। यानी कि आप ऐसे ही नहीं आपने अन्यवाह एसिड्स रिकॉर्ड किए हुए या लाइबिलिटीज अंडरस्टेट की हुई, कोई भी चीज़ वो वेरीफाई करना चाहें वेरीफाइबल है। और ये वेरीफाइबिलिटी जो होती है ये इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है कि ये इंफॉर्मेशन फेथफुल है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, ठीक है। Verifiability means that different knowledgeable and independent observers could reach consensus that a particular depiction is a faithful representation. मैंने देखा उस एसेट को, मैंने वेरीफाई किया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है ये फिक्स एसेट है। भाई ने किया, इनको भी यही लगा, इन भाई ने किया, इनको भी यही लगा, ये है मतलब, ठीक है ना। वेरीफाइबल का मतलब ये कि चीज़ सही पड़ी है, सही पड़ी है तो भाई कहते हैं ना, जैसे मैंने फाइनेंशियल बनाई है, अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं और मैंने बनाकर रख दी हैं सामने और मैंने कहा आओ भाई जिसने चेक करना है, मुझे पता है चीज़ें सही हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, वेरीफाइबल होगी तो तभी मैं ऐसे कहूँगा ना, आओ यार चेक करो भाई ऑडिटर, जो मर्जी देखो, ठीक है, मैं बताऊँगा कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे आई है, ओके, वेरीफाइबल। क्वान्टिफाइड इन्फॉर्मेशन नीड नॉट टू बी सिंगल पॉइंट एस्टिमेट ऑफ वेरीफाइबल, अ रेंज ऑफ पॉसिबल अमाउंट्स ऑफ रिलेटेड पॉसिबिलिटी कैन ऑल्सो बी। कहता है सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती, बस आपके क्वान्टिफाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो ही बस मतलब वेरीफाइबल होना चाहिए। क्वांटिफाइड इन्फॉर्मेशन नीड्स नॉट बी अ सिंगल पॉइंट एस्टिमेट, अ रेंज ऑफ पॉसिबल अमाउंट्स एंड रिलेटेड पॉसिबिलिटीज कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड, ठीक है। छोड़ें ऐसी, मैंने होती बात तो हाईलाइट कर दी होती काम की। हाँ, वेरिफिकेशन एक बार पढ़ लो, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट का मतलब ये है कि इन्वेंट्री मैंने जाके देख ली, 1 2 3 4 5 6 और गिनती कर ली और वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिफिकेशन है। इनडायरेक्ट क्या है? मैंने बिल निकला, पहले मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, इन्वेंट्री है, भाईजान लेके आए, वो लेके आए, मैंने कहा ये कैसे निकली है, उन्होंने कहा जी ये यूनिट्स इंटू FIFO लगाया है मैंने, ठीक है, यूनिट्स इंटू रेट लगाया और ये कॉस्ट आई है, ठीक है, ये कॉस्ट शो की है। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये कॉस्ट है, फॉर्मूला है, वर्क बैक करके हमने कहा अच्छा हाँ ठीक है, इन्वेंट्री की फिगर। तो वेरिफिकेशन दोनों तरह से हो रही है, एक फिजिकल होती है, दूसरा इनडायरेक्टली भी हम देख रहे होते हैं, बिल्स से देखकर हम जब वो पहुंचते हैं कि अच्छा यार इतने एसेट्स आए थे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन मीन्स वेरिफिकेशन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल काउंटिंग कैश और इन्वेंट्री। और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन मीन्स चेकिंग द इनपुट टू अ मॉडल, formula or other technique and recalculating the outputs using the same methodology. For example, the carrying amount of inventory verified by checking the inputs cost and recalculating the closing inventory using the same assumptions वगैरह, ठीक है। बहरहाल कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एक दफ़ा पढ़ लिया आप लोगों ने घर पे तो मुझे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं थी। खैर हाईलाइट करते जाएं जो चीज़ हर बार अब पढ़नी है आपने, ओके। टाइमलीनेस 2023 चल रहा है, लेकिन मुर्तज़ा की कंपनी में आजकल 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, ठीक है। अब इसकी 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन भी जाएं तो मेरे किसी काम की हैं अगर मैंने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है देखकर, ठीक है। मुझे तो 20-21 से भी गर्ज नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूं अब 23 भी गुजरने वाला है, 22 की फाइनल तो कब की हो चुकी होंगी, 23 की भी इंटायरम बताओ, हाफ ईयर गुजर गया। लिस्टेड कंपनी हो ना तो हाफ ईयरली अकाउंट्स भी बनाते हैं, ठीक है। क्या मतलब? टाइमलीनेस होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन काम की तभी है जब वो वेले दी नमाजा ते कवेले दियाँ टकरा वाली बात है ना, ठीक है। अगर टाइम पे इन्फॉर्मेशन होगी तो उससे कोई डिसीजन मेकिंग सही हो सकती है ना, टाइमलीनेस होनी जरूरी है। दिस मीन्स हैविंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू डिसीजन मेकर्स इन टाइम टू बी कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग देयर डिसीजंस, ठीक है। जनरली ऑर्डर द इन्फॉर्मेशन लेस यूजफुल, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, ये हाईलाइट नहीं करना। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। आपने बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग दी है, उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, इनटेंजिबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिर करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर, प्रीपेमेंट्स, कैश एंड बैंक, फिर लायबिलिटी इक्विटी में कैपिटल वगैरह, या अगर आप एनपीओ हैं तो फंड्स वगैरह, फिर लायबिलिटी में नॉन करंट, लॉन्ग टर्म लोन, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अब ये क्या कर रहे हैं आप? बता रहे हैं जी एक लोन है, अगले एक साल में इतना पे हो जाना है और उसके आगे इतना पे होना है, उसके बाद करंट लायबिलिटीज के अंदर ये इंटरेस्ट पेएबल है, ये टैक्स पेएबल है। क्या कर रहे हैं आप अंडरस्टैंडेबल बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखते ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पता लग गया हमें कि एक लॉन्ग टर्म लोन है जिसमें से इतना अगले 1 साल में पे होना है और उसके बाद अगला इतने में पे होना है। देखते ही पता लग रहा है ये चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं, ये लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल होने वाले एसेट्स हैं, ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, ये जल्दी जल्दी फायदा दे देंगे, ठीक है। तो ये
इंफॉर्मेशन इज मेड अंडरस्टैंडेबल बाय क्लासिफाइंग, करेक्टराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। बस ठीक है, आगे पढ़ लो। सम फिनोमिना आर इनहेरेंटली, ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन वो ये कह रहा है, ये तो है ना जी कि हमने उनको क्लियर कंसाइज मैनर में, ठीक है जी, और मतलब क्लासीफाई कर के साफ सुथरा करके लिखना है। इतने जोर की तुमने जमाई ली है ना, तो हमने कुछ नहीं लिखना इसमें, ठीक है। कहते हैं असल तो यही है, असल तो यही है, लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैं ही नेचुरली, हैं ही कॉम्प्लेक्स। आगे जाएंगे आप देखेंगे, तो IAS 12 का नोट बनता है, अब उसके अंदर रेकन्सिलिएशन बनती है, वो थोड़ा सा आप बड़ी मुश्किल से सीखते हैं जाके प्रैक्टिस कर करके। अब यूज़र को हो सकता है उसमें थोड़ा मसला लगे, तो कहते हैं एक चीज़ है ही सिरे से कॉम्प्लेक्स, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें सर अंडरस्टैंडेबिलिटी अचीव नहीं हो रही तो मैं ये नोट ही नहीं बनाऊंगा। IAS 12 कह रहा है ये नोट बनाओ। तो वो कहता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें कोशिश यही करो अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन कुछ चीज़ों की नेचर ही ऐसी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। उसका मतलब ये कतन नहीं है कि आप उसको ओमिट कर दो, ओमिट ना करना कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडेबल वो फिर भी होंगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज मेड अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, सम फिनोमिना आर इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स and cannot be made easy to understand, excluding the information relevant not justified in such circumstances। ये नहीं कहना आपने कि यार बनाते ही नहीं नोट, ठीक है। IAS 12 यार वो टैक्स का है, टैक्स का स्टैंडर्ड छोड़ो, माजरत। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अच्छा ये बड़ी अहम बात है, ये आपको इंट्रो के उस्तादों ने शुरू में ही बता दिया होगा। भाई अगर टाइम मिल जाए किसी को तो क्लास में तो वो मिटा दीजिएगा, किसी को कह दें ज़रा आप जाएंगे, नहीं बाहर निकल के ना नईम साहब को कॉल कर दें, ज़रा नईम साहब को कॉल कर। अच्छा जी, नहीं बेटा इधर ध्यान रखो ना। ये भाई आपको इंट्रो के उस्तादों ने शुरू में ही एक बात आई होगी, फाइनेंशियल जब आप कहते होंगे एसेट लायबिलिटी, सर जब उन्होंने कहा होगा यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपने कहा होगा 10 दिन लगा के तो हमने बड़ी मुश्किल से ये समझ आई है कि एसेट ये होता है, लायबिलिटी ये होती है, तो यूज़र को कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने कहा होगा, उम्मीद है कहा होगा, नहीं तो मैं आप बता रहा हूं कि हमारी बेसिक अजम्पशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए ये होती है, छुट्टी तो नहीं करने जा रहे बच्चे हाइब्रिड में से, अच्छा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैठ जाएं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बैठ जाएं यार, चुप करो। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, जो हम बना रहे हैं, वो हमारा बेसिक उसके अंदर एक हमारी अजम्पशन होती है कि जो इनको पढ़ेगा वो थोड़ा बहुत जान पहचान रखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यानी उसको पता है एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है। और अगर नहीं पता तो पहले वो पता करके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े। अब हम अपनी अकाउंटिंग को कितना वो सिंपल, ये सारे डिस्क्लोजर, ये सारी क्लासिफिकेशन, ये सब यूज़र की सहूलत के लिए ही हैं, लेकिन यूज़र को भी कुछ मेहनत करके, कुछ नॉलेज गेन करके ही इनको पढ़ना चाहिए। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर यूजर्स हु हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हु रिव्यू द एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन डिलीजेंटली, ठीक है। बाकी ये बात क्या है, वो कहता है कि जी देखो इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन की है क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, उसके लिए ये करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ की क्वालिटी चाहिए होती है तो कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है। अब कितनी कॉस्ट इनकर करनी है इसको ज़रा ध्यान से देख लो। लेकिन यूज़र्स, असल में ना ये यूज़र्स हैं ना, शेयर होल्डर जैसे होते हैं, डायरेक्टर्स हो गए, ये कहते हैं यार ये फाइनेंस वाले लोग कमाते तो कुछ है नहीं, बस सब ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि देखो अल्टीमेटली ना इंफॉर्मेशन की वजह से आपका डिसीजन गलत होने की कॉस्ट भी आपको ही पे करनी पड़ेगी, इसलिए कोई बात नहीं है, कॉस्ट ये वाली भर लिया करो। लेकिन बहरहाल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप लोगों ने करना है कि आप इंफॉर्मेशन जो ड्राइव कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन, भाईजान वो इंफॉर्मेशन फ़ायदा उससे ज़्यादा दे जितनी कॉस्ट उस पर इनकर किया हमने, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पे लिखा क्या हुआ है, कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स ऑन यूजफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉस्ट कंस्ट्रेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजफुल हो जाएं, ये हमारे लिए ज़रूरी था, हम चाहते थे यूजफुल हो जाएं। भाई हो जाएगा, इधर देखो ना, मैंने इसलिए उनको स्पेशल बुलाया, आप इधर पढ़ते रहें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल हो जाए, हम ये चाहते हैं, लेकिन इसको यूजफुल करने के लिए बहरहाल मेहनत, क्वालिटी बढ़ानी है तो खर्चा तो होना है, लेकिन ये खर्चा एक कंस्ट्रेंट बन जाता है।
ये खर्चा एक रुकावट बनता है इसके रास्ते में, बस यही लिखा हुआ है। कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन यूजफुल, कॉस्ट इज अ परवेसिव कंस्ट्रेंट ऑन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इम्पोजेज कॉस्ट। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करने पड़ते हैं, दूसरे अकाउंटेंट्स हायर करने पड़ते हैं, टीम रखनी पड़ती है, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट दोज कॉस्ट आर जस्टिफाइड बाय बेनिफिट्स ऑफ रिपोर्टिंग। तो अब उन लोगों की जो इतनी कॉस्ट पे रखा है आपने, तो जस्टिफाई करना चाहिए उनको, फिर नोट बनाने आने चाहिए। ये नहीं कि गलत नोट बना के देते रहो, आपको तनख्वाह दे के लोग रखते रहो, ठीक है। द बेनिफिट्स obtained from financial information should exceed the cost of obtaining and providing it. Information should not be provided if cost is not worth the benefit. However, users ultimately bear cost of providing information. ये मैंने बात की थी। Ultimately यूज़र जो है उसने ये बियर करनी होती है कॉस्ट। अहमद ले ही जाएं इनको यार, बार बार आना जाना कर रहे हैं आप। ये ज़रा क्लास के बाद मैं मिलने आता हूँ आप लोगों को। However, users ultimately bear cost of providing information in the form of reduced returns, as they will have to incur additional cost to obtain or estimate the information if needed information is not provided. Therefore a preparer, बस ये बात, therefore a preparer of financial statement must, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कभी खुद सोचा करो, पढ़ो, वैसे मैं बता देता हूँ। अच्छा सोचा था, फिर ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ। However, users ultimately bear cost of providing information in form of reduced returns, and they will have to incur additional cost to obtain estimate of information if needed information is not provided। ठीक है। reduced return का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग, ये दो तरह से बात हो सकती है। पहली बात, आपने जब ये कॉस्ट इनकर करनी है इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाने के लिए, तो वो क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, उससे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो रिटर्न्स आपके कम होंगे, आप यूज़र हैं तो। एक एंड ये है। दूसरा एंड ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है या इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही, ढूंढने के लिए आपने कॉस्ट भी इनकर की है, डिसीजन मेकिंग सही ना हुई तब भी आपको रिटर्न्स रिड्यूस मिलते हैं अगर डिसीजन मेकिंग गलत हो जाए तो। ठीक है, तो ये जिस तरह से मर्जी सोच लें। देयरफॉर अ प्रिपेयरर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट नॉट ओमिट मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑन प्री टैक्स दैट कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कहता है बस ये ध्यान रखो, ये ना हो आपको। मैंने पूछा आपसे किसी से, भाईजान आपने वो सुना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी ऑडिटर ने कहा है फलां नोट नहीं बनाया हुआ आपने? सर जी वो पता ही है आपको, इतना टाइम मैं ऑर्ली बेस के ऊपर काम करता हूँ, अगर मैंने उसके नोट को बनाया होता तो इतने घंटे में वो नोट बनना था, ऑर्गेनाइजेशन को कितनी कॉस्ट पड़ जानी थी। मैंने कहा चलो ओमिट ही कर देते हैं वो। आपने ऐसा नहीं करना। प्रिपेयर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी मैंडेटरी जो डिस्क्लोजर्स हैं उनको लाजमी दें, जो स्टैंडर्ड्स ने कहे हुए हैं उसमें अपने ओमिट नहीं करना कुछ। ठीक है, पार्ट 2 शुरू करें यार।